Hi everyone, this is Abhishek. In this video, we will discuss about the Did women have a revolution? यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहीं पे ईश्वर विचरण करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज का हमारा जो चैप्टर, हमारा जो विषय है वह है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। जिसका मतलब होता है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ्रांस की जो महिलाएं थी वो प्रारंभिक दौर से ही हर चीज़ में पुरुषों से कंधा मिला के काम कर रही थी और समाज में अहम परिवर्तन लाने के लिए वो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही थी। वे सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ करती थी, वो भी एक्टिवली। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जब भी क्रांतिकारी सरकार का गठन होगा तो उनके जीवन स्तर में सुधार होगी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये कदम किसी भी सरकार ने नहीं उठाया जिनके उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। तो हम देखते हैं कि ये थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी, जो जिनका जो है सो जीवन निर्वाह कैसे होता था, तो ये बहुत सारे काम किया करती थी। ये सिलाई बुनाई का काम किया करती थी, कपड़ों की धुलाई का काम किया करती थी, या फिर बाज़ार में फल सब्जियां बेचने का काम भी करती थी। या फिर इनमें से अधिकांश महिलाएं जो संपन्न वर्ग का जो परिवार था उस परिवारों में घरेलू कामकाज का भी किया करती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधिकांश महिलाएं जो थी वो किसी न किसी रूप में कामकाज में इन्वॉल्व थी। इनमें से जो मैक्सिमम जो वुमेन थी वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी और ना ही उनके पास में कोई वोकेशनल ट्रेनिंग होती थी। इनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग के भी मौके बहुत कम थे। लेकिन हम जब इसकी तुलना में यदि हम देखें कि जो नोबल्स की फैमिली थी वहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति थी, या फिर थर्ड स्टेट में ही वैसे लोग जो कि प्रॉस्परस थे, संपन्न थे, तो वहाँ पे महिलाओं को कॉन्वेंट में पढ़ने की छूट थी। वे कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए जाया करते थे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती तो उनकी शादी विवाह कर दी जाती थी। अब हम देखते हैं कि वर्किंग वुमेन जो थी वो परिवार में अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता था। उन्हें उन्हें खाना पकाना पड़ता था, या फिर वाटर को फेच करना पड़ता, पानी लाना पड़ता था उन्हें, या फिर पाव रोटी की दुकानों में, मतलब ब्रेड की दुकानों में घंटों लंबी लाइन में खड़े होकर के अपने परिवार के लिए ब्रेड लाना पड़ता था। बच्चों की देखरेख करनी पड़ती थी। ये सारे जो काम थे ये महिलाओं के लिए बने थे, ऐसा उस समय के समाज में व्याप्त था। अब जो है हम देखते हैं कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा था। तो ये तो पुरुषों के समान ही काम किया करती थी, लेकिन इनके जो वेजेस थे, इनकी जो पगार थी, इनकी जो वेतन थे वो पुरुषों की तुलना में कम दिए जाते थे। अब हम देखते हैं कि जो महिलाएं थी वो अपने इंटरेस्ट के लिए वो कई प्रकार के डिबेट्स डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए थे। इन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल क्लब्स भी इस्टेब्लिश कर लिए थे। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो है अपने विचारों को रखने के लिए, अपनी आवाज़ को रखने के लिए कई सारे न्यूज़पेपर भी पब्लिश करने शुरू कर दिए थे। इनकी जो क्लब्स थी, मैं बताऊं, एक दो क्लब नहीं थी, फ्रांस के डिफरेंट सिटीज़ में इनके क्लब इस्टेब्लिश हो गए और ऐसे क्लब्स की संख्या लगभग 60 थी, 60, जी हाँ, जिसे विभिन्न नगर की महिलाओं ने अपने लिए इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे वे अपनी बातों को रखते थे और अपने आज़ादी के लिए जो भी समाज में उन्हें बराबर का हक चाहिए था, इसके लिए वे प्रयासरत थे। उनमें से मैं बताऊं कि जो क्लब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये क्लब बहुत ही फेमस था, बहुत ही मशहूर था, और इसकी जो प्रमुख डिमांड थी वह थी महिलाओं को पुरुषों के समान पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। जैसा राइट्स पुरुषों को मिला हुआ था, वोटिंग के राइट्स थे, या फिर उनको रिप्रेजेंटेटिव्स बनने का अधिकार था, उसी प्रकार के अधिकार ये महिलाएं भी अपने लिए चाह रही थी। महिलाएं इस बात से बहुत निराश हुई जब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें महिलाओं को पैसिव सिटीजन घोषित कर दिया गया, निष्क्रिय नागरिक घोषित कर दिया गया। उन्हें लगा था कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दिया जाएगा, वे भी निर्वाचित हो पाएंगी, उनको भी वोटिंग का राइट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिले, ना ही उनको असेंबली में चुने जाने का अधिकार मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका मानना था कि नई सरकार
में उनके इंटरेस्ट का जब तक उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, तब तक कैसे उनके इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा जा सकता है। कि सरकार ने कुछ नहीं किया था। सरकार ने अपने अर्ली ईयर्स में, जो क्रांतिकारी सरकार बनी थी, इसने अपने अर्ली ईयर्स में महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कई सारे कानून लागू किए थे। इन्हीं कानूनों में से कई कानून इस प्रकार से थे कि सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों को भी स्कूली शिक्षा को कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अब महिलाएं भी अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों में नामांकन ले सकती थी और पढ़ाई कर सकती थी। अब उनके पिता की मर्जी, अब उनके जो फादर्स थे, उनके बिना मर्जी के उनका विवाह नहीं कर सकते थे, शादी विवाह नहीं कर सकते थे, या फिर अपनी मर्जी को उन पे थोप नहीं सकते थे, किसी के साथ शादी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, फोर्स नहीं कर सकते थे। ये अधिकार महिलाओं को मिल गया। अब शादी के लिए जो है, मैं आपको बताऊं कि एक एग्रीमेंट पे साइन करना जरूरी हो गया। और ये जो है आपको कानून जो है सिविल कोड के तहत इसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कर दिया गया। अब कानून के तहत जो है तलाक को भी एक मंजूरी मिल गई, और तलाक में ये प्रावधान किया गया कि सिर्फ पुरुष ही महिला को तलाक नहीं दे सकते हैं, महिलाएं चाहे तो पुरुषों को भी तलाक वो दे सकती हैं। मतलब ये बराबर का अधिकार महिलाओं को भी दिया गया कि वो समान रूप से वो चाहे तो पुरुषों को भी तलाक दे सकते हैं। अब महिलाएं वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकती थी, व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, उन आर्टिस्ट बन सकती थी, कलाकार बन सकती थी, और छोटे मोटे जो बिजनेस थे वे चला सकती थी, जो अब तक महिलाएं नहीं कर पा रही थी। अभी हम देखते हैं कि राजनीतिक अधिकार के लिए महिलाओं का जो स्ट्रगल था वो जारी रहा, कंटिन्यू रहा। और रेन ऑफ टेरर के दौरान सरकार ने महिला जो क्लब थे, जो लेडीज़ क्लब बनाए गए थे, उनको बैन कर दिया, उनकी पाबंदी लगा दी, और उनकी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उस पर वो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ये कानून बना करके उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब कई जानी मानी महिलाएं जो थी उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, जो इनके अगेंस्ट में जिन्होंने आवाज़ उठाया तो उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। उनमें से कुछ को तो मैं बताऊं आपको गिलोटाइन तक कर दिया गया, उनको फांसी तक दे दी गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेन ऑफ टेरर के दौरान में महिलाओं के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती बढ़ती गई। अब हम देखते हैं कि महिलाएं जो थी वो अपने मताधिकार के लिए, मतलब वोटिंग राइट्स के लिए और समान वेतन के लिए, इक्वल वेजेस के लिए इन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। और अगले अगले सेंचुरी तक, मतलब नेक्स्ट सेंचुरी तक इनकी जो है ये संघर्ष चलती रही। और न केवल फ्रांस में इनका आंदोलन चला, बल्कि अन्य दूसरे देशों में भी इनके आंदोलन हुए, जिसके जरिए वे पुरुषों के समान अधिकार चाहती थी, वो वोटिंग राइट्स चाहती थी। तो ये जो संघर्ष था ये 20वीं सदी के प्रारंभ तक चलता रहा। अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए इनका जारी रहा। अब हम देखते हैं रिवॉल्यूशन मूवमेंट के दौरान जो फ्रांसीसी महिलाओं की जो राजनीतिक जो सरगर्मी थी वो अब जो है लोगों के जहन में था, और इन चीज़ों को लेकर के और अन्य दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की महिलाएं भी अपने मताधिकार के लिए और इक्वल वेजेस के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब इसका जो परिणाम है हमें 1946 में देखने को मिलता है, जब महिलाओं को वोटिंग के राइट्स मिले फ्रांस में। जी हाँ, फ्रांस ने अपनी महिलाओं को नागरिक का दर्जा, वोटिंग राइट्स का दर्जा 1946 में दिया। ठीक है, अब ये जो है चैप्टर तो समाप्त हो गया, लेकिन एक प्रसंग यहाँ पे है, एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी महिला के बारे में, जिनका नाम था ओलंपी द गूज। तो ये ओलंपी द गूज ने जो है बिल्कुल एक क्रांति ला दी थी। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी महिला कह सकते हैं इनको। और इन्होंने जो है जिस प्रकार से एक चार्टर बना था पुरुषों के लिए, उसी प्रकार से इन्होंने जो है एक चार्टर बनाया था महिलाओं के लिए। इस चार्टर को कहा गया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीज़न। तो इनको आप इनके बारे में आप थोड़ा सा सोर्स ई में पढ़ लेंगे। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से स्लेवरी का अंत होता है फ्रांस से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।